औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम लास्ट अपने वीडियो के अंदर देख रहे थे कि एथिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस को देखेंगे, और इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो एथिक्स में जो चीज़ें बताए थे, स्किल सेट के अंदर जो चीज़ें आए थे, रिक्वायरमेंट के अंदर आए थे, उसके अंदर हमने ये चीज़ें किस तरह अप्लाई करनी है यहाँ पर, किस चीज़ को क्या फॉलो करना है और किसको आगे किस चीज़ पर अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है ना? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है ना? बेसिकली ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है, जिनको फॉलो करना होता है ऑडिटर को। बेसिकली अब अगर हम बात करेंगे कि अगर स्टैंडर्ड को किस में क्या-क्या चीज़ें आती है, परफॉर्मेंस में क्या-क्या, गाइडलाइंस में क्या-क्या चीज़ें आती है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है ना? देयर आर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी है। जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल, जिसके अंदर है कि अभी हमने लास्ट देखा था कि आपने एथिक्स को किस तरह रखना है, इंडिपेंडेंसी किस तरह आपने मेंटेन रखनी है, आपने ऑब्जेक्टिविटी किस तरह मेंटेन करनी है, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होना है, चीज़ें नहीं होना है, नॉलेज को किस तरह आपने रखना है, ठीक है ना? कॉम्पिटेंसी स्किल सेट किस तरह आपने मेंटेन रखनी है, किसी ऑडिट करने जा रहा है। तो बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि आपने अपने तौर पर मैनेज करना है। तो ये दिस इज़ द जनरल गाइडलाइन कि ऑडिट कर रहे हैं तो आपने किन चीज़ों को ज़हन में रखना है, कोई असाइनमेंट करने जा रहे हैं, कोई ऑडिट करने जा रहा है, तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है कि एथिक्स पर कोई सवालात ना आ जाए, आपके इंडिपेंडेंसी पे कोई, आपकी खुद मुख्तारी पर कोई सवाल ना आ जाए कि आप अनबाइस्ड है या बाइस्ड है। बाइस्ड का मतलब आप किसी के इन्फ्लुएंस हो गए किसी से, कोई रिपोर्ट आपने बना दी, किसी चीज़ को आप अच्छा समझते हैं, अच्छा अपनी पसंदगी, अपनी ज़ाती पसंदगी और नापसंदगी को ना नहीं देखना है। आपने इंडिपेंडेंट व्यू रखना है। ऐसा नहीं कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट करने जा रहे हैं या सरकार का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपने बोला अच्छा जनाब ये तो बहुत बड़े लोग हैं, तो मैंने इनका ऑडिट जो है ना जिस तरह ये कहेंगे मैंने उसी तरह करना है, ठीक है ना? तो ये वो उस तरह नहीं करना आपने। आपने हर इदारे जो भी चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट इदारा हो, आप जब ऑडिट करने जाते हैं तो आपने अपनी इंडिपेंडेंसी को रखना है और आपने किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है ना? तो ये ज़हन में रखिएगा, प्रिंसिपल है, गाइडलाइन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, जिसका आपने ज़हन में रखना है। परफॉर्मेंस में जो चीज़ें आती है, वो अब आपके ज़ाती जो काम के मुतालिक आती है, ठीक है ना? ये थी वो आपने बाहर की बाउंड्री जो कि आपने जो है ना जो लोगों के हिसाब से आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना? जो आपने कस्टमर, आपने क्लाइंट, आपने अपने ऑडिटी और आपने अपने स्टेक होल्डर के हवाले से जो चीज़ थी वो जनरल प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल में आ गए, ठीक है ना? परफॉर्मेंस में जो कि आपने अपने लिए जो चीज़ प्लान करनी है, जो कि आपने अपनी एक्टिविटी के हवाले से जो चीज़ें देखनी है, वो इसमें परफॉर्मेंस में कवर होगी। इसके अंदर है सच ऐसा डील प्लानिंग एंड सुपरविजन, ठीक है ना? आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? स्कोप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना? रिस्क एंड मटेरियलिटी कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिसोर्स मोबिलाइज़ कर रहे हैं, आगे-पीछे बंदे घुमा रहे हैं, ऑडिट के लिए भिजवा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? सुपरविजन और असाइनमेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना? जो भी आप सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जो आपको असाइनमेंट दी जाए उसके मैनेजमेंट, ऑडिट एंड एश्योरेंस एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है ना? ये वो सारी चीज़ है कि आपने जो कि अपने काम से मुताल्लिक है, ठीक है ना? इसके अंदर आपने खुद देखना है, परफॉर्मेंस आपसे रिलेटेड होगी, जो कि आपने डीलिंग करनी है, जो कि आपने देखना है व्हाइल यू आर डूइंग द कंडक्टिंग द असाइनमेंट, ठीक है ना? इसमें अगला किसी का, आपका स्टेक होल्डर आपके साथ नहीं बताएगा कि है ना, या कि आपका क्लाइंट आपको नहीं बताएगा कि आपने रिसोर्स इस तरह, आपने बंदे इस तरह 4 बंदे इधर लगा ले, सुबह 2 लगा ले, शाम में 2 लगा ले, सुपरवाइज़ किस तरह करनी है चीज़ें, और स्कोप इस तरह ऑल्दो क्या ये बनाना है, आपने डिस्कस करना है उनके साथ, आपने प्लान डिस्कस करना है, सब कुछ उनके साथ डिस्कस करना है, लेकिन ये आपने खुद ही सेल्फ करना है सारी चीज़ें, ठीक है ना? रिपोर्टिंग है, एड्रेस द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड, ठीक है ना? आप किस तरह रिपोर्टिंग मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा, कस्टमर को कब बता रहे होंगे, किस तरह बता रहे होंगे,
किनको बता रहे होंगे, उनके फर्स्ट लेवल ऑफ रिपोर्ट किसको दे रहे होंगे, कोई चीज़ आपने रिक्वेस्ट करनी है तो वो किस तरह कर रहे होंगे, कोई डेटा की रिक्वेस्ट करनी है, कोई चीज़ आपने उनसे माँगनी है तो वो किस तरह, तो ये वो सारी चीज़ें जो कि रिपोर्टिंग के अंदर आपकी कवर होएगी, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों का ज़हन में रखिए कि स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्टैंडर्ड कंटेन स्टेटमेंट ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो कि ज़रूरी होती है, ठीक है ना? स्टैंडर्ड के बगैर आप स्टेटमेंट जो होती है आपकी वो ज़रूरी होती है और उसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते हैं। दिस स्टैंडर्ड इन्फॉर्म क्या-क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड एश्योरेंस प्रोफेशनल ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी सेट आउट ऑफ इन द इसाका कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये हमने पिछला वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक के अंदर देखा था कि इसाका के कोड ऑफ एथिक्स होता है, ठीक है ना? उसी को किस तरह आप उसकी अकॉर्डिंगली अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने टास्क को किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली उसकी एश्योरेंस आपने देनी होगी, ठीक है ना? तो बेसिक यहाँ पर वो बात कर रहा है कि दीज स्टैंडर्ड, जो अभी स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, वो इनमें ये देखा कि इसाका कोड ऑफ एथिक्स जो आपने बताया है उसके हवाले से जो आपकी एक्टिविटीज है उसी के अंदर रहते हुए हो रही है। मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी ऑफ देयर प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन कंसिडरिंग टू द वर्क ऑफ प्रैक्टिशनर्स, ठीक है ना? मैनेजमेंट ऑफ एनी अदर इंटरेस्टेड पार्टी, मतलब मैनेजमेंट आपकी मैनेजमेंट की बात कर रहा है और अदर इंटरेस्टेड पार्टी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन कंसिडरिंग टू द वर्क, जो को वो समझ रहे हैं कि आप किस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे या आपके बारे में जो राय कायम की हुई उन्होंने, उसको आपने ज़हन में रखना है। होल्डर्स ऑफ द सीज़ा डेजिग्नेशन ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? सीज़ा की एक डेजिग्नेशन है, सीज़ा की एक वर्थ है, ठीक है ना? आपने उसकी एक रिक्वायरमेंट को अपने ज़हन में रखना है, ठीक है ना? और ये रखना है कि आप सीज़ा सर्टिफाइड है, आपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया हुआ है और आपने एक वहाँ पर एंडोर्समेंट किया हुआ है कि मैं इसको अपने प्रोफेशनल काम के अंदर ये चीज़ों को ख्याल रखूँगा, ठीक है ना? अच्छा, अगर आप इसको नहीं करते स्टैंडर्ड को फ़ॉलो, तो क्या कहते हैं, वो आपके चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आप इसाका होल्डर हैं, ठीक है ना? डिग्री सर्टिफ़िकेशन होल्डर है, डिग्री तो नहीं है, सर्टिफ़िकेशन होल्डर है और ऐसी स्टैंडर्ड बॉडी जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, जिनके स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क्स दुनिया भर में माने जाते हैं, आप उनको रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, ठीक है ना? तो लेट सपोज़ ये इस तरह नहीं है कि आपने कोई काम कर लिया, सीज़ा की सर्टिफ़िकेशन ले ली और आप अपनी मर्ज़ी से ऑडिट भी करते फिर रहे हो अपनी में। आपने इसाका, क्योंकि कोई भी आपका ऑर्गनाइज़ेशन यहाँ पाकिस्तान में तो ख़ैर इस तरह नहीं है। बाहर आप मुल्क में चले जाएँ, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, आप एक डेज़िग्नेटेड व्हाइल यू आर डूइंग द ऑडिट, तो इसके ऊपर लोग प्रोफ़ाइल माँगते हैं कि हमारे साथ जो ऑडिटर होगा उसका क्या प्रोफ़ाइल है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सीज़ा सर्टिफ़ाइड है या नॉन सीज़ा सर्टिफ़ाइड है। अगर सीज़ा सर्टिफ़ाइड है तो उनका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। जिस तरह मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था कि एक आपको आँख बंद करके लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपने एक इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन अचीव किया इसाका की और उसकी एक अपनी वर्थ है, वैल्यू है। कल को खुदा ना खास्ता कोई चीज़ डिस्क्लोज़ आप कर देते हैं, कोई चीज़ आपने प्रोफ़ेशनली आपने कंप्लायंस नहीं कर सकते एथिक्स का, तो वो आपकी चैलेंज कर देगा, इसाका को रिपोर्ट कर देगा कि जनाब ये आपका सर्टिफ़ाइड होल्डर फलाना-फलाना सर्टिफ़िकेशन नंबर है, मेंबरशिप नंबर ये है, उसने हमारा प्रोजेक्ट पे काम किया, ऑडिट किया और उसने हमारी प्रोजेक्ट की ऑडिट की ऐसी-तैसी कर दी, ठीक है ना? तो मतलब इन्होंने धज्जियाँ बिखेर दी। तो आप उसको जो है ना वो चैलेंज हो जाएगा। फिर आपको उसका रिस्पॉन्स डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और आपके ऊपर मुख्तलिफ बात आ सकती है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखना है, जो आपने कोड ऑफ एथिक्स को अबाइड करना है, उसको फ़ॉलो करना है और स्ट्रिक्टली उसकी कंप्लायंस देनी है, ठीक है ना? गाइडलाइंस के अंदर आगे द ऑब्जेक्टिव द इसाका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड एश्योरेंस गाइडलाइन इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन हाउ टू कंप्लाई द इसाका आईएस ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। गाइडलाइन जो होती है वो आपके ऊपर ऑप्शनल होती है, डिस्क्रिशनरिटी होती है, आप चाहे अमल करें नहीं करें, लेकिन आपको गाइडलाइन दे रहा होता है, ठीक है ना?
स्टैंडर्ड हमने देखा था मैंडेटरी था, ये ऑप्शनल होता है आपके ऊपर, लेकिन आपको इसाका की तरफ से एक एश्योरेंस गाइडलाइन दे रहा होता है कि आपने इनको जब आपने ऑडिट करना है, जाना है, तो आपने उनकी गाइडलाइन को भी ज़हन में रखना है, ठीक है ना? The IAS auditor and assurance professional should consider this guideline in determining how to implement the standard, ठीक है ना? Use professional judgment in applying the guidelines to the specific audit, be able to justify and departure from the ISACA IS audit and assurance standard, ठीक है ना? ये तीन चीजें बेसिकली बता रहा है, यहाँ पर आपको कवर कर रहा है। कंसिडर दिस गाइडलाइन इन डिटरमिनिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट, जो किस तरह आपने स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंट करनी है, वो गाइडलाइन के अंदर देखते हुए आपको पता चलेगा, ठीक है ना? स्टैंडर्ड्स को किस तरह आपने परस्यू करना है, किस तरह आपने स्टैंडर्ड को देखना है, किस तरह आपने उसकी जजमेंट लेनी है, ठीक है ना? तो वो आपको बताया, यूज प्रोफेशनल जजमेंट इन अप्लाइंग द गाइडलाइन, ठीक है ना? बेसिकली आपकी वही बात है, फिर दोहरा देते हैं कि जजमेंट आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए और आपकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अपनी तरफ से आपने कोई ऐसा जजमेंट नहीं कर देने, आप कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन जाते हैं, ठीक है ना? जिसको, लेकिन चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट का होता है, वो भी कोई गाइडलाइन को उसको भी चैलेंज बन जाता है अगर कोई डिसीजन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो कोर्ट के जजमेंट्स आती है, वो बिल्कुल समझ में बाज़ दफ़ा नहीं आती है और वो सम टाइम बायसनेस भी हो जाती है, ठीक है ना? इसको मैं अंडर कोट करूँगा थोड़ा-सा। आप बहरहाल जजमेंट, आप ऑडिटर हैं, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है कि कोई आपकी अ, ऑब्जर्वेशन को, आपकी जजमेंट पर सवालिया निशान बन जाए और आपके अभी जो ज़िंदगी आपने देखनी है, बहुत सारे आगे बढ़ना है, आपने बहुत सारी सर्टिफिकेशन करनी है, बहुत सारे आपके माइलस्टोन हैं अचीव करने हैं जो, तो ऐसा ना हो कि आप किसी स्टार्ट में कोई अपने करियर के स्टार्ट में, या आप अपना जो करियर स्टार्ट कर चुके हैं, आगे जाने की तमन्ना ख्वाहिश रखते हैं, तो आपने स्टार्ट में ही कोई कोर्ट की पेशियाँ मुख्तलिफ है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि बाज़ दफ़ा जब आप सरकार के काम के ऑडिट कर रहे होते हैं, ऑफ़िशियल असाइनमेंट पे गवर्नमेंट के ऑडिटर्स जा रहे होते हैं, या ऑडिट डिपार्टमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपने उन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। तो कोई भी मिसयूज़ ऑफ स्टेटमेंट आपको किसी भी कोर्ट के अंदर, वो आपके लिए जो है ना आपका रेफ़रेंस बन सकता है, ठीक है ना? तो इसको ज़हन में रखना है। इसके अलावा टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि आपने यूज़ करना है ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है ना? द टू टूल्स एंड टेक्निक्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड information on how to meet the standard while performing information system auditing work but do not set requirement, ठीक है ना? वो आपको बताता है कि आपके टूल्स एंड टेक्निक्स क्या यूज़ करने हैं, किस तरह आपने स्टैंडर्ड को मीट करना है और किस while you are doing the ऑडिट, ठीक है ना? टूल्स एंड टेक्निक्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास लिस्ट बनी होगी, व्हाइट पेपर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के होते हैं, ऑडिट एश्योरेंस प्रोग्राम होता है, कोविड 5 फैमिली ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना? कोविड 5 एक स्टैंडर्ड है इसाका का, ठीक है ना? वो हम बाकी एक चैप्टर के अंदर उसका थोड़ा-सा व्यू है, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? टेक्निकल एंड रिस्क मैनेजमेंट रेफरेंस सीरीज, ठीक है ना? और इसाका जर्नल आईटी ऑडिट बेसिक्स, ठीक है ना? ये वो चीज़ें जो कि आपको साइड लाइन जो आपको इनहांस करते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं। कल को मैंने आपको बताया ना कि ना आपके ऊपर चैलेंज होगा कि आपने ये किस तरह ऑडिट के स्टैंडर्ड्स लिए थे, ये किधर पढ़ा था आपने, ये कहाँ पर चीज़ें थी। तो इन 5 चीज़ें जो है यहाँ पे बज़ाहिर 5 है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर है ना 5 चीज़ें को इसाका जर्नल आईटी ऑडिट बेसिक्स जो है ना, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जर्नल होता है, इसके अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी होती है। इसाका की वेबसाइट पर अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। www.isaka.org पर आप विज़िट करेगा, वहाँ पर आपको बेतहाशा नॉलेजेबल चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो मेंबर्स के लिए है और मेंबर्स की फीस है $135, लेकिन आप कुछ चीज़ें नॉन मेंबर्स आप खरीदना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ तो आप किसी कुलीग को कह सकते हैं जो मेंबर है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर देगा। अगर नहीं है तो आपने मुझे बताना है, मैंने आपको उसके ऊपर सपोर्ट हेल्प करना है
और वो जो भी आर्टिकल्स, जो बुक्स आप समझते हैं कि सागा की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, ऑल्दो के है ना, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डाउनलोड करके आपको 1 टू 1 वैसे ही दे सकता हूँ, ठीक है ना? तो इसको ज़रूर देखिएगा। इन चीज़ों में से अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको अरेंज कर दूँगा, ठीक है ना? एक इसाका का है IT एश्योरेंस फ्रेमवर्क पब्लिश्ड बाय इसाका इज़ अ रेफरेंस मॉडल दैट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, डिफाइंड टर्म्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द प्लानिंग, कंडक्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ आईएएस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। एक ITAF के नाम से एक फ्रेमवर्क है, इसाका ने दिया हुआ पूरा एक कंप्लीट, जिसके अंदर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, प्लानिंग किस तरह करनी है, ऑडिट किस तरह कंडक्ट करना है, रिपोर्टिंग किस तरह करनी है, वो सब कुछ वहाँ पर ज़िक्र है। ITAF को एक समझे एडिशनल डॉक्यूमेंट है जिसको आप पढ़ सकते हैं, रेफरेंस के यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ऑडिटर जो है अपने ऑडिट के अंदर अगर कोई चीज़ ऑडिट कर रहे हैं, बिगिनर्स के लिए स्पेशली है कि वो अपना जब असाइनमेंट कर रहे हो, काम कर रहे हो तो इसको रेफरेंस यूज़ करें। लेकिन चूँकि ये इसके से सवालात वहाँ नहीं आएँगे एग्ज़ाम में। ITF के हो सकता है ये पूछ ले कि ऐसा कौन-सा टूल एंड टेक्नीक है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल सकता है, स्टैंडर्ड डिफाइन होते हैं, गाइडलाइंस मिल सकती है, प्लानिंग मिल सकती है। तो ये आपने बगैर किसी किस्म के सोचे आपने ITF पे कलेक्ट कर देना है, ठीक है ना? 3-4 स्टैंडर्ड और भी होंगे। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि ITF के अंदर इतना पूछेगा क्या-क्या चीज़ें आती है, ठीक है ना? सवाल इस तरह आएगा कि ये चीज़ें किन जगहों पे मिल सकती है, ठीक है ना? तो एक फ्रेमवर्क है जिसका ITF है और जो इसाका की तरफ से है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियोस को हम ब्रेक कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो उसके अंदर, और फर्दर अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो देख के बोरियत हो जाती है। तो छोटी-छोटी वीडियो को छोटी-छोटी चंक्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया है और टॉपिक वाइज़ लेके कवर किया है। तो इसका सीक्वेंस भी उसी तरह फॉलो हो रहा है जिस तरह मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, और वहाँ पर भी मैं रिव्यू कर लूँगा वन्स आई हैव एक्सेस ऑफ द LMS, ठीक है ना? ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और अगर किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, बताइएगा। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।